दोस्तों, जिंदगी में उतार और चढ़ाव तो बहुत आते हैं, लेकिन जिंदगी रुकने का नाम नहीं लेती। जिंदगी का हाथ थामे यूं ही आगे बढ़ते जाने का नाम जिंदा दिली और हिम्मत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक अरोड़ा और स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम सलाम हरियाणा में। इस कार्यक्रम में दोस्तों हम बात करेंगे उन लोगों से जिन्होंने जिंदगी में मुश्किलें आने के बावजूद भी हार नहीं मानी और अपने रास्ते खुद तय किए। जी हाँ, हम करेंगे आज अपने इस सफर की शुरुआत उस इंसान से जिसके लिए एवरेस्ट की ऊंचाई भी छोटी पड़ गई और उसके हौसलों के आगे एवरेस्ट को भी नतमस्तक होना पड़ा। जी हाँ, बात करेंगे उस शख्स के साथ जिसने हरियाणा से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और सारी परेशानियों को पीछे छोड़ दिया। आइए उनसे मुलाकात करने से पहले जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में कुछ। मेरा नाम सुनीता है, मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सपनों की उड़ान बहुत बड़ी थी और उसकी उड़ान के लिए यह आसमान छोटा था। इसीलिए सीमा की रक्षा करने वाले की बेटी ने अपने सपनों की उड़ान के लिए वो ऊंचाइयां चुनी जहां ना कोई सीमा थी और ना ही ऊंचाइयों का अंत। बचपन में मैं अपनी दादी के पास रहती थी और मेरी दादी का जो गांव है वो माउंटेन्स एरिया में था, तो मैं दादी के साथ जाती थी और पहाड़ों पे क्रॉस करके, पहाड़ों को क्लाइंब करके नीचे उतर के फिर दादी के घर जाती थी। उसके सपनों की उड़ान उसे दुनिया की सबसे ऊंचे शिखर पर ले गई, लेकिन जब सपना टूटा तो उसकी उड़ान भी जमीन पर वापस आ गिरी। रेवाड़ी की रहने वाली सुनीता ने जब बचपन में अपने माँ बाप को अपने इस सपने के बारे में बताया तो उसके माता पिता ने उसे बचपना समझकर टाल दिया। मेरे को बहुत दुख लगता था, बेटी जाएगी कैसे भेजूँ, बाप बॉर्डर पे है, बेटी पैसे का भी खेल है। पैसे का खर्चा है, स्पॉन्सर कोई मिलेगा नहीं तो जेब से इतना पैसा खर्च करना बहुत कठिन काम है। मैं इसलिए इसको चाहता था कि ना जाए तो ठीक। शुरुआत में घर वालों और रिश्तेदारों का विरोध के बाद भी सुनीता के इरादे नहीं डगमगाए। छोटे छोटे पहाड़ पार करते खेतों में जाकर काम करने वाली सुनीता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का सपना मन में संजो लिया और इन सब को देखकर सुनीता के पिता भी उसके इस हौसले के आगे हार मानकर झुक गए और अपनी बेटी को हर मदद देने का फैसला किया। अपनी सारी कमाई भी लग जाएगी तो कोई बात नहीं, लड़की का इच्छा पूरी होगी, लड़की का नाम रोशन होगा। इतना सब होने के बाद भी सुनीता को हरियाणा सरकार से ना तो कोई मदद मिली है और ना ही कोई सहारा। जब मैं एवरेस्ट क्लाइंब करके आई वापस तो मुझे लगा कि शायद अब गवर्नमेंट रिकग्नाइज करे, अब गवर्नमेंट शायद पहचाने मुझे, बट गवर्नमेंट ने उसके बाद भी कुछ अब तक कोई हेल्प नहीं की, कोई जॉब का भी कुछ ऐसा किया नहीं कि कोई नौकरी दें या कुछ। सुनीता खुद ही चुनौतियों का सामना कर उनसे लड़ रही है। लोग सपने देखते हैं लेकिन कुछ के सपने पूरे होते, कुछ के नहीं होते, लेकिन मैं उन खुश नसीबों में से जिसका अपना सपना पूरा हुआ। दोस्तों, इस सफर की शुरुआत में जिस शख्सियत से हम मुलाकात करने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब उनका स्वागत करें। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सुनीता जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने जब इस सफर की शुरुआत के बारे में सोचा तो किस तरह से आपने इसके बारे में प्लानिंग की या क्या निर्णय लिया आपने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने से पहले? हाँ जी, उसको क्लाइंब करने से पहले सबसे पहले तो मेरे को ट्रेनिंग लेनी पड़ी, जो मैंने गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ से ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने इंडियन माउंटेन फाउंडेशन जो न्यू दिल्ली में है उनके थ्रू भी कुछ एक्सपीडिशंस किए हैं जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है उसके लिए, बट आउटसाइड इंडिया गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं करती है। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने अपनी भी ट्रेनिंग की है, जैसे फिजिकल वर्कआउट मैंने किया है, थोड़ी बहुत मेडिटेशन वगैरह भी की है, योगा भी मैं करती थी उस चीज़ के लिए, और वेट के साथ मैंने वर्कआउट किया। इस निर्णय को लेने के बाद आपके परिवार का उसमें किस तरह से मार्गदर्शन रहा या क्या सहयोग रहा, या शुरू में आपका परिवार इसके लिए सहमत था या नहीं था? शुरुआत में तो खैर मेरी फैमिली, मतलब मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए, मेरे पापा ने स्पेशली परमिशन नहीं दी थी, लेकिन 2001 से लेके 2011 तक मैंने इतना टाइम सिर्फ उनको मनाने में ही लगाया और एट लास्ट 2011 में आखिरकार आपके पिताजी को मनाने में और परिवार को मनाने में आप काम जी, उसमें मेरी मम्मी ने और मेरी बहन ने बहुत साथ दिया। अगर वो साथ नहीं थे तो शायद मैं अपने पापा को नहीं मना पाती। इसके अलावा आपको इस निर्णय को लेने के बाद और क्या क्या दिक्कतों का या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? एक सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जब मैंने एवरेस्ट के बारे में सोचा और मेरा जब सिलेक्शन हो गया था 2011 में इंटरनेशनल टीम में, तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें ह्यूज मनी लगती है, जो कि मैं इतनी अच्छी फैमिली से नहीं हूँ। मतलब
30-35 लाख रुपीस किसी फैमिली से, एक नॉर्मल फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतना पैसे स्पेंड कर सके। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आई थी मेरे लिए। एक और चीज़ मैं सुनीता जी इसमें जानना चाहूँगा, जो इतनी मुश्किलों के बाद आपने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, तो उसको क्लाइम करने के बाद आपका हौसला और बढ़ा, या कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि उसको करने के बाद आप पूरी तरह से अभी तक खुश नहीं हैं उस तरह से? हाँ जी, मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया था उस टाइम मैंने ये तो नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट मुझे रिकग्नाइज़ करेगी या कुछ ऐसा करेगी। बट आने के बाद मैंने जो बाकी लोगों को देखा और मेरी फैमिली को जो था और मेरे रिलेटिव्स का था कि हाँ शायद गवर्नमेंट रिकग्नाइज़ करेगी, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी हर्ट तो आपको की कहीं ना कहीं लगता हाँ है जी ऐसा वो चीज़ कि है। उस तरह से सरकार ने प्रोत्साहन नहीं दिया या आपके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया उस तरह से हरियाणा में? बाकी पर्सनली यस, मैंने इतना कुछ किया तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है वो बहुत ज़्यादा हो गया। सुनीता जी, एक बात और इसमें निकल कर सामने आती है कि जब भी कोई आदमी किसी लक्ष्य के लिए निर्धारित करता है या कोई एम अपने माइंड में लेता है, तो उससे पहले वो जरूर अपना एक सपना बनाता है। तो वो सबसे पहला शख्स या इंसान कौन था जिससे आपने इस सपने के बारे में जिक्र किया? मैंने अपनी दादी से जिक्र किया, क्योंकि मेरी दादी ने ही मेरे को सिखाया है और उन्हीं के थ्रू मैं उनके गांव में जाती थी, तो वहीं से मैंने पहाड़ों पे चढ़ना सीखा था। तो इसका मतलब पूरी तरह से श्रेय जो जाता है वो आपकी दादी को जाता है, और आपने सबसे पहले अपने सपने के बारे में अपनी दादी से जिक्र किया। हाँ जी, वो आज इस दुनिया में नहीं है और जब मैं एवरेस्ट गई थी तब भी वो नहीं थी। एक और चीज़ कि आपके पिताजी, जहाँ तक आपने बताया कि आपके पिताजी पूरी तरह से सहमत नहीं थे, तो आपके पिताजी को आपने किस तरह से सहमत किया माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए, वो मैं ज़रूर जानना। हाँ जी, मेरे पापा BSF में थे और उनकी पोस्टिंग कश्मीर में भी होती थी, तो वहाँ पे उन्हें पता था कि कैसे हालात होते हैं और वहाँ पे कितनी दिक्कतें आती हैं, फिज़िकली कितने चैलेंजेस आते हैं। तो मैं उनकी बेटी हूँ, तो वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी वहाँ जाए, और जहाँ पे वो जाते थे कश्मीर में उससे कहीं ज़्यादा हाइट पे मुझे जाना था, तो इसलिए वो कभी परमिशन नहीं देते थे। एक चीज़ और सुनीता जी, लगता है कि जिस क्षेत्र से आप आती हैं, रेवाड़ी के एक छोटे से गाँव से आती हैं, वहाँ पर लड़कियों को जहाँ पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता, तो आपने इस बात के लिए अपने पिताजी और अपने परिवार वालों को रजामंद किया, तो आपको क्या लगता है कि इतनी रूढ़िवादिताएं होने के बावजूद भी किस तरह से मान गए आपके परिवार वाले? अगर आपने ठान रखा होगा कि आप मना के रहेंगे तो चीज़ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। और इसके अलावा, परिवार के अलावा, आपको क्या लगता है कि जो रिश्तेदार हैं या जो समाज के बाकी लोग हैं, उन्होंने आपके इस नज़रिए को, इस फैसले को किस तरह से लिया? क्लाइम करने से पहले भी जब आपने डिसीजन लिया और उसके बाद जब आप वापस आए क्लाइम करने, तो लोगों का रिएक्शन आपके प्रति, लोगों का रुझान किस तरह से था? जब मैं मैंने बताया था जाने के बारे में, तो मेरे जो रिलेटिव हैं और जो गांव के लोग हैं उन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, तो वो यही कहते थे इतने पैसे खर्च करके जाएगी, क्या करेगी वहाँ, कोई मेला लग रहा है, कुछ लेकर आएगी वहाँ से, क्या लेकर आएगी हमारे लिए। तो फिर उनका ये था कि इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि इसकी शादी कर दो, तो ये बड़ी हो गई है। तो वो सब चीज़ें, लेकिन जब मैं वापस आई तो जो लोग मेरे को कहते थे कि ये पागल हो गई है लड़की, इसका तो दिमाग चल गया, इसके मम्मी पापा का भी इसने चला दिया है, तो इस टाइप से लोग कहते थे। लेकिन जब मैं वापस आई तब वही लोग थे जो कहते थे ये हमारी पोती लगती है, ये हमारी बेटी लगती है रिश्ते। तो कम से कम उन्होंने स्वीकारा आपको, आपके काम को मान और सम्मान दिया, तो ये काबिले तारीफ बात है। और मुझे लगता है इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश की सभी लड़कियों को, बल्कि पूरे देशवासियों को, देश की लड़कियों को, कि उनके लिए ये एक मिसाल है। तो मैं इसके लिए भी चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां सुनीता जी के लिए होनी चाहिए। सुनीता जी, एक और बात है, अभी आपने जिक्र किया कि एवरेस्ट चढ़ने के लिए एक बहुत अच्छी खासी रकम लगती है, हरियाणा से लाखों किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको रास्ते का सफ़र के लिए और सारा, तो वो जो रकम थी, वो रकम आपको परिवार से सहयोग मिला, स्पॉन्सरशिप मिली, या हरियाणा प्रदेश ने आपको उसमें मदद की है, वो किस तरह से अरेंज किया आपने? वो जैसा मैंने पहले बताया कि मेरे पापा की बुआ जी हैं, उनके देवर जो हैं, उनकी बेटियां हैं, उनका बेटा नहीं है, तो मैंने ये ऐड न्यूज़पेपर में निकलवाई थी कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारी ही पोती है, तो क्यों ना हम इसकी मदद करें। तो फिर वो पापा के पास आए और उन्होंने कहा कि 25 लाख तक मैं दे सकता हूँ, और जब आपके पास हो आप धीरे धीरे लौटा दें। तो जब अखबार में भी दिया, उसके बावजूद भी कहीं और से किसी ने भी आपकी तरफ मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया? नहीं, गवर्नमेंट की साइड से तो कुछ हुआ नहीं। बाकी कंपनीज़ को भी मेरी तरफ से था कि भाई कंपनीज़ मेरे को एटलीस्ट स्पॉन्सर्स तो कर सकती हैं, बट किसी कंपनी ने भी आगे आके हाथ आखिरकार हम बात करें तो परिवार के लोगों ने ही जो भी आपको सहयोग दिया या इसके लिए धनराशि का ज़रूरत थी, वो सभी परिवार के लोगों ने की। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा सुनीता जी, अब अगर ओवरऑल आप इस एक्सपीरियंस को लें, जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम का, यहाँ से जाना, वहाँ पर कैंपिंग करना, वहाँ लोगों के साथ दिन बिताना, एक एक पल को जीना, वो अनुभव कैसा रहा? वो अनुभव बहुत बढ़िया रहा। मतलब अगर मैं उसके बारे में बताना शुरू कर तो शायद 2-3 दिन निकल जाएं। बहुत बढ़िया अनुभव था। मैंने फिज़िकली बहुत ऐसी दिक्कतों का सामना किया जो शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना हो सकता है।
और बहुत सारी दिक्कतें आज आई। आप एक ऐसे मंच पर हैं जहां हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी चीजें जो लोगों को बता सकें, जो लोगों के लिए प्रोत्साहन के लिए भी काम करेंगे, और जिंदगी में इस चीज के भी मायने तय होंगे कि एक नारी जाति होकर भी इतनी रूढ़िवादिताओं को पार करने के बावजूद भी इतना बड़ा डिसीजन लिया आपने जिंदगी में, तो उसके लिए लोगों को और प्रोत्साहन मिलेगा। तो अगर कुछ चीजें ऐसी भी आप बता सकें तो। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है एवरेस्ट के ऊपर वो -70 डिग्री है, और बेस कैंप में रात को -30 तक हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे हवाएं चलती हैं, जो जेट स्ट्रीम बहुत तेज़ चलती है कि वो बंदे को उड़ा के ले जा सकती हैं। उसके बाद में वहाँ पे एवलांच, क्रेवासिस, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब मैंने चढ़ना शुरू किया तो स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि शायद हो जाएगा। मेरे को 2 दिन सबसे भयानक लगे। एक जिस दिन मैं बेस कैंप पहुंची थी, उस दिन मुझे लगा कि ओहो, मैंने तो शायद कि कहाँ पहुंच गई मैं, कुछ गलत पकड़ लिया, शायद ये चीज़ तो जी। नहीं थी वो। जी। क्योंकि मतलब उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उस दिन मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और दूसरा, जब एक दिन हम लोग कैंप 2 जा रहे थे, तब मुझे थोड़ा सा टफ लगा। तो फाइनली इसमें जब आपने फाइनली क्लाइंबिंग शुरू की, तो उससे पहले आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत होने की जरूरत पड़ी होगी। वो निर्धारित तौर पर आपके जहाँ कैंपिंग हुई होगी वहाँ आपको कुछ इस तरह से तैयार किया होगा। वो उस कुछ दौर के बारे में बताइए। नहीं, एक्चुअली जो प्रैक्टिस है वो हम खुद अपने घर से करके जाते हैं। जी। बेस कैंप में बस थोड़ी बहुत ही होती है, हाइट गेन वगैरह होती है, और जो कुछ टेक्निकली कुछ हमारे जो टेक्निक्स होती हैं वो हमें एक बार दोबारा करके देखनी होती है वहाँ पे उस हाइट के ऊपर। जी। तो बातचीत का दौर हमारा सुनीता जी के साथ जारी रहेगा। इनके साथ यहाँ पर इनके परिवार के कुछ लोग भी हैं। इनके पिताजी के साथ हम इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।